एकदम चोरी से एनआरसी ही इम्प्लीमेंट की जा रही है। जो कार्य एनआरसी के द्वारा किया जा रहा था वही कार्य अब किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग तरीके से दूसरी तरह से घुमा के नहीं, संवैधानिक तो वो भी नहीं था और ये भी संवैधानिक नहीं है, ये भी गैर कानूनी है। कार्य एसआईआर पूरी तरीके से गैर कानूनी और अपराध है। इस किताब में और इस संविधान में एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। और जो चीज इसमें और इसमें नहीं लिखी होती, जो संबंधित कानून है और इसमें नहीं लिखी होती, वो अपराध होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। क्या इस समय देश के अंदर एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वही एनआरसी है? क्या एसआईआर की प्रक्रिया गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है लेकिन फिर भी ये कराई जा रही है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिनका नाम है महमूद पराचा। उन्होंने एसआईआर को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं और ये कहा है कि एसआईआर फॉर्म जो है वो एनआरसी ही इसको आप मान सकते हैं, वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, बल्कि इसको एनआरसी की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया जो करा रहा है वो कानून की नज़र में अपराधी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा है कि आप एसआईआर इस तरह से करा सकते हैं, और जो चीज़ कानून और संविधान में नहीं है उसको अगर कोई कराता है सरकारी आदमी तो उसे अपराधी कहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो ज़रूर इन्हें बहुत सारी जानकारी होगी, जो कुछ बोल रहे होंगे ज़रूर किसी न किसी तथ्य के ऊपर, किसी न किसी सबूत के ऊपर ही बोल रहे होंगे। अब जब से महमूद पराचा साहब का ये बयान सामने आया है, देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर एसआईआर फॉर्म में ऐसा क्या है जिसको एनआरसी की बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये एनआरसी है, इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, एसआईआर भरना बहुत ज़रूरी है। ये बात सच है, मैंने पहले भी बार बार आप लोगों से कहा है कि एसआईआर फॉर्म को सीरियसली लो और सभी लोगों को भरकर जमा कर देना है। लेकिन महमूद पराचा ने आज नई बात बताई है। वो नई बात क्या है, इन्हीं के मुंह से जानेंगे, महमूद पराचा से ही जानेंगे कि आखिर एनआरसी को एसआईआर क्यों कहा जा रहा है या एसआईआर को एनआरसी क्यों कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक विशेष समाज के लोगों की, जिनकी एसआईआर में जिनकी डिटेल नहीं है, उनको आने वाले सालों में सीएए के तहत मान्यता मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर ये कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसमें जिसको चाहो नागरिकता दे दो, जिसको नहीं चाहो नहीं दो। ये हमारे शब्द नहीं है, ना ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं। ये जो शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब के हैं, जो इस वीडियो के अंदर आगे पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये दबे पाव नहीं, एकदम चोरी से एनआरसी ही इम्प्लीमेंट की जा रही है। जो कार्य एनआरसी के द्वारा किया जा रहा था वही कार्य अब किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग तरीके से दूसरी तरह से घुमा के नहीं, संवैधानिक तो वो भी नहीं था और ये भी संवैधानिक नहीं है, ये भी गैर कानूनी है। कार्य एसआईआर पूरी तरीके से गैर कानूनी और अपराध है। इस किताब में और इस संविधान में एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। और जो चीज इसमें और इसमें नहीं लिखी होती, जो संबंधित कानून है और इसमें नहीं लिखी होती, वो अपराध होता है और वो कोई भी सरकारी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो ज्ञानेश कुमार कैसे करवा रहे हैं? ज्ञानेश कुमार अपराधी है ना, ये कार्य करने के वो अपराधी हैं। एसआईआर करवाने के वो सबसे बड़े मुख्य अभियुक्त हैं। उनके खिलाफ तो हमने पुलिस कार्रवाई जारी करी रखी है ना। अभी जो पुराने वाले थे राजीव कुमार जी, उनके खिलाफ तो नोटिस हो चुके हैं ना कोर्ट से एफआईआर कराने के लिए, तो इनके खिलाफ भी होंगे। समय लगता है ना, समय भी इसलिए लगता है कि ऑपोजिशन जो है हमारी बहुत वीक है। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज वीक है। जहां ऑपोजिशन पार्टी थोड़ी भी मजबूत है, जैसे वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, पंजाब में, वहां पे जहां पे लोग मजबूत हैं और लोगों से ज्यादा लोग तो हमारे देश में हर जगह मजबूत है, लेकिन जहां भी थोड़ी सी भी ऑपोजिशन पार्टीज मजबूत है, वहां पूरे बड़े बड़े लुटेरों के गैंग भेजने पड़ते हैं। जैसे लूटने वाले होते हैं ना, जहां कोई ज्यादा चौकीदार सुरक्षित कर रखे हों, तो वहां लुटेरे बड़े बड़े हथियारों के साथ, ज्यादा हथियारों के साथ और बड़ी संख्या में अटैक करते हैं। बंगाल में वही हो रहा है, तमिलनाडु में वही होगा, केरल में वही होगा, पंजाब में वही होगा। बाकी जगह जहां चौकीदार मतलब ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा कमजोर हैं, वहां आराम से करा लिया, जैसे बिहार में करा लिया, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है अभी, पूरी तरीके से गैर कानूनी है। तो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे पीडीए प्रहरी जो है वो बैठे रहेंगे, हम बिहार जैसा हाल नहीं होगा। कुछ नहीं, ये जबानी जमा खर्च है, कुछ उनको पता नहीं है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कहने की बातें हैं, नुकसान हो जाएगा, फिर पछताएंगे। तेजस्वी यादव साहब क्या कम मजबूत लीडर थे? हमारी बात जो है उसको सुने, उसको समझें और उस पर अमल करें। हम रिसर्च करके बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो जो टीचर्स को बीएलओ के रूप में यूज किया जा रहा है वो तो गैर कानूनी है ना। ये रही जजमेंट सूर्य प्रताप सिंह की जजमेंट है 2025 की फरवरी की। मना है
चुनाव आयोग के खुद के जो गाइडलाइंस है उसमें मना है कि टीचर्स को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ जाए जब ही करना चाहिए। जो सीए एनआरसी से हुआ था, जो सीए एनआरसी की प्रक्रिया थी, ये उसको दूसरा लिबादा पहना के लाया जा रहा है उसे। जो असम में हुआ, अंजाम इसका वही होगा। असम में क्या हुआ था और बाकी जगह क्या करने की कोशिश हो रही है, असली अंजाम वही होगा। लेकिन जो बुनियादी बात है, जैसे सीए एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, वैसे ही भारतवर्ष में, पूरे भारत में प्रोटेस्ट होंगे और इसको रोका जाएगा एसआईआर को। लेकिन जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इसके लिए कोशिश की, वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं एसआईआर को रुकवाने में। एसआईआर पूरी तरीके से गैर कानूनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में या उसके तहत बनाए हुए रूल्स में एसआईआर का कोई भी प्रावधान ही नहीं है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एसआईआर को लागू करना चाहता है। तो उस समय 2019-20 में भी सबसे पहले असम में प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद पूरे देश में हुए थे, क्योंकि जो असमीज लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट सबसे पहले शुरू किए थे और उसके बाद पूरे देश में हुए थे। इस बार भी कहीं ना कहीं से प्रोटेस्ट शुरू होगा और वो फिर पूरे देश में जाएगा। लोगों की नागरिकता, भारत देश के कमजोर वर्गों की नागरिकता इस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को छीनने नहीं दी जाएगी। और ये मैं बात आपको साफ कर दूं, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान सीधे सीधे या घुमा फिरा के ये कहता है कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए, उनके वोट छीनने के लिए एक्सरसाइज हो रही है, तो वो आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का कोई मेंबर है या कोई ऐसा इंसान है जो समझदार नहीं है, जिसे पूरी इस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है। तो ये बिल्कुल भी सिर्फ मुसलमानों की नागरिकता या सिर्फ मुसलमानों के वोटिंग राइट्स छीनने के लिए एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। क्योंकि हम देख रहे हैं ना लगातार, अभी जब से ये चीज सामने आई है, इस चीज का जो है इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, मुसलमानों में ही खास करके ज्यादा बेचैनी देखने के लिए मिल रही है और इसको फिर मुद्दा बनाया जा रहा है। मैंने इसीलिए सीए एनआरसी के हर प्रोटेस्ट में, मुझसे ज्यादा तो कोई एक्टिव नहीं था ना पूरे भारत में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में। और संवैधानिक जो अधिकार हैं लोगों के, जो संविधान को बचाने का काम, असली संविधान की रक्षा का काम हुआ था, वो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। उसके बाद किसानों ने संविधान बचाने के लिए आंदोलन किया, उसके बाद अलग अलग जगह संविधान बचाने के आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन जो पहला संविधान बचाने के लिए आंदोलन हुआ था वो सीए एनआरसी का, शाहीन बाग के नाम से जो मशहूर हुआ था, वो था। और संविधान हम बचाएंगे, कोई मनुस्मृति लागू नहीं करने देंगे। लेकिन मैं आपने मेरी बात काट दी बीच में से, कोई इसी की बीच में से काट के मीम बना लेगा, तो मैं पूरी बात कर लूं कि सिर्फ मुसलमानों के वोट और मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए ये कानून नहीं लाया जा रहा है, एसआईआर नहीं कराई जा रही है। मुसलमानों की भी वोट कटेंगे, मुसलमानों के भी वोट कटेंगे, मुसलमानों की भी नागरिकता छीनी जाएगी अगर इस एसआईआर को लागू होने दिया तो, लेकिन सिर्फ नहीं। और जैसा एग्जाम में एग्जाम्पल हुआ था कि 70% के आसपास जो वोटर लिस्ट में से नाम कटेंगे, जो एनआरसी से नाम कटेंगे, जो भारत की नागरिकता छीनी जाएगी, जिनकी 70% लोग वो होंगे जो मुस्लिम नहीं होंगे कहीं भी देश में, या उससे भी ज्यादा संख्या में। आसाम में तो क्योंकि जनसंख्या भी करीब 35% है मुसलमानों की, तब भी 30%। और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी नाम कटेगा, उसमें ज्यादा उसको ठीक कराने में मुश्किल तो होगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। लेकिन शेड्यूल कास्ट, लेकिन शेड्यूल ट्राइब, महिलाओं के, ओबीसी के ज्यादातर लोगों के, खास तौर पे जो ओबीसी में भी जो ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग है ना, उन लोगों के वोट काटने के लिए ये एक्सरसाइज हो रही है। और एक इसमें एसआईआर के दौरान एक और खास चीज होती है, उसमें भी होती थी और इसमें और होगी। आरएसएस के और बीजेपी के पन्ना प्रमुखों ने हर एक बूथ पे अपने लोग बिठा रखे हैं, आज से नहीं दशकों से। उन्हें पता है, उन्होंने चिन्हित कर रखे हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ये घर हमें वोट नहीं देता, इस बूथ से हमें वोट नहीं मिलते, ये लोग हमें वोट नहीं देते, ये लोग वोट नहीं देते। एसआईआर में से नाम ऐसे लोगों के कटवाए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को वोट नहीं देते। तो और कैसे जाएगा इसको? और मुसलमानों का भी नंबर उसमें आता है। बहुत सारे तो मुसलमान भी वोट दे रहे हैं ना अब। राष्ट्रीय जो मुस्लिम मंच है ना, जो आरएसएस का विंग है, वो मुसलमान तो देते ही है ना वोट। बहुत सारे ऐसे लोग जो मुसलमान भी देते हैं, तो उनके वोट नहीं कटेंगे। जो नहीं देते उनके कटेंगे, जो नहीं देते उनके कटेंगे, पहली बात। और हक अधिकार, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना कि हम बच जाएंगे अगर हम देने लगे वोट, तो हक अधिकार सबके जाने हैं, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के। अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू जैसे, अभी एक रिसर्च भी हुई है, 1 लाख लोग हैं सिर्फ देश में,
1 लाख नहीं 10 लाख लोग, जिनके पास देश की 70-80% जो सारी संपदा है वो रहेगी। तो 10 लाख लोगों को छोड़ के सबकी नागरिकता का अधिकार जाएगा, सबकी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार जाएगा, सबकी नौकरियां जाएंगी, सबकी जमीन जाएगी, ये बात तय है। चाहे सीधे सीधे या घुमा फिरा के, अगर बाबा साहब का संविधान खत्म हुआ तो मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति में सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को ही प्रॉपर्टी रखने का, पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, जमीन रखने का या सड़क पे चलने का भी या कॉमन जगहों से पानी पीने का भी अधिकार सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को होगा। अगर मनुस्मृति लागू होगी तो ये बात सब लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लें, बचने वाला कोई नहीं है। ये रुकेगा कैसे? जैसे पहले रुका था, वो तो कोरोना आ गया, कोरोना के बहाने से, क्योंकि जो भी SC ST और माइनॉरिटीज के लोग, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और अति पिछड़ा वर्ग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो देश के प्रति तो सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती है ना, RSS और BJP को थोड़ी चिंता है देश की। तो कोरोना का काल आ गया, इसलिए प्रोटेस्ट खत्म हो गए थे। अब जो शुरू होंगे वो जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक कि हम पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाएं कि संविधान को नहीं छेड़छाड़ की जाएगी और मनुस्मृति लागू नहीं की जाएगी। 140 करोड़ लोग हैं, देश की जो आबादी है, कैसे मुनासिब होगा ये? आप कह रहे हैं कि मतलब सबकी ये जो है नागरिकता चली जाएगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? इतनी बड़ी आबादी है मुल्क की। हो नहीं रहा है अभी, हो नहीं रहा है अभी। क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव साहब सबसे बड़ा प्रॉमिस क्या कर रहे हैं? नौकरी देने का कर रहे हैं। हर परिवार में एक नौकरी देने का। इसका मतलब क्या है? बेरोजगारी है, हर परिवार में बेरोजगारी है, हर परिवार में एक नौकरी की आवश्यकता है। समझ में आती है बात? तो चुनावी वादा है ना ये, और तो हर नेता करता है। नहीं, वादा क्या होता है? वादा क्या होता है? भले ही सच्चा हो या मोदी जी और अमित शाह जी की तरह सच्चा ना हो, वादा तो वही होता है ना जिससे लोगों को लुभाया जा सके, जो लोगों की जरूरत हो। मैं सिर्फ वादे की बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव साहब उसको पूरा करेंगे। एक इसका वो जरूर है कि वो क्योंकि RSS और BJP के बैकग्राउंड के नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए वो पूरी ताकत लगाएंगे और ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो अपनी जबान पे खरे उतरेंगे। अगर वो RSS और BJP के बैकग्राउंड के होते तब तो मैं सीधे सीधे ही बता देता, वो तो कभी लोग सच बोलने के लिए ट्रेनिंग ही नहीं होती उनकी, वो तो जो भी बोलेंगे वो समझ लो आप वो सच नहीं है, उससे उल्टा सच हो सकता है। तो साहब अभी जैसे लेकिन मैं बीच में आपकी बात ये रोक रहा हूँ, अभी जैसे आपने बताया कि CA NRC की तरह जो है प्रोटेस्ट होगा SIR को रोकने के लिए, आखिर ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हम बांधेंगे, बैठे तो है हम। पहले किसने शुरू किया था? वो तो उसमें भीतर घाती लोग आ गए ना सब, RSS ने अपने सारे एजेंट्स घुसा दिए उसमें। वरना संविधान बचाने की लड़ाई थी, जो आके बहुत सारे लोगों ने बदतमीजी की बातें की भी, वो सब RSS के लोग थे। भाई हम तो सीधे सीधे कहते हैं, जो भी हिंसा की बात करेगा या हिंसा करेगा तो वो अंबेडकरवादी है ही नहीं, संविधानवादी है ही नहीं। हमें तो संविधान बचाना है ना, संविधान बच गया तो सब कुछ बच जाएगा। संविधान किताब नहीं बचानी, संविधान को लागू रखना है। संविधान को जो लागू किया जा रहा है उसकी जो उसमें कमी आ रही है ना लागू करने में, वो बढ़ानी है हमें। और ये कानून गैर कानूनी है। अदालतें जो हैं न्याय जैसा कर रही हैं वो सारे देश को बताइए। अब वहां पे अभी आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत वो चल रहा है, चर्चित किस्सा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। एक हाई कोर्ट ने, कपिल सिब्बल साहब ने बताया एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच को कि हमने स्टे लिया लेकिन हाई कोर्ट जो है वो सुनवाई चालू रखे हुआ है अपनी, तो आप कृपया करके उसको बताइए कुछ। तो जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा भाई वो सही तो कह रहे हैं, यहाँ तो तारीख पे तारीख ही पड़ती है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं। तो जब ये स्थिति है तो जजेस की पीड़ा भी हमें समझनी चाहिए ना। जजेस कोई चाहेगा जो जज की कुर्सी पे बैठा हो कि वो न्याय ना कर पाए? तो दोस्तों वीडियो के अंदर देखा आपने, महमूद पराचा बोल रहे हैं कि ये छोटी NRC है, बड़ी NRC है, बहुत सारी चीज़ों का हवाला दे रहे हैं। क्या ये SIR जो है ये NRC की तरह है या नहीं है? आपको पता है कि NRC कानून के तहत क्या कुछ होने वाला था? नेशनलिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें NRC में थी। SIR में भी 3 पीढ़ियों की जानकारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि 3 पीढ़ियाँ यानी सन 2003 के अंदर आपके दादा या आपके पिताजी का वोट था या आपका था या नहीं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं और ये खोजने की कोशिश की जा रही है कि जिस व्यक्ति की डिटेल 2003 के अंदर नहीं है उसको फिर बाद में नोटिस जारी किया जाएगा, और नोटिस जारी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी। यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम डिटेंशन कैंप भी बनाएंगे। अब डिटेंशन कैंप किन लोगों के लिए बनाए जाते हैं ये आप लोग जानते हैं। तो SIR पर बहुत सारी चीज़ें इस समय देश के अंदर चल रही हैं। आम जनता ये कंफ्यूज है कि क्या कुछ हो रहा है।
हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो बताया गया है कि SIR फॉर्म के माध्यम से केवल सरकार इतना पता करना चाहती है कि 2003 के अंदर उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी का वोट था या नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको डिटेल नहीं पता चल रही है, हालांकि वो थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको वोट बनवाना, उनके अंदर ये जागरूकता नहीं होती है कि हम वोट बनवाएं या हम SIR में अपना नाम लिखवाएं। हालांकि अब तो ज़माना थोड़ा सा बदल गया है तो लोग जागरूक हैं, लेकिन उस ज़माने में 2003 या 90 के समय में लोग इतने जागरूक नहीं थे। तो तमाम सारी ये चीज़ें हैं। फिलहाल सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में छूट भी दे रखी है। अब इस पर कुछ लोग तो राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं और कुछ लोग सही बात भी बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।